नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल व्याख्याता की अपनी 5वीं क्लास है और आज का जो अपना टॉपिक है वो प्राचीन काल में शिक्षा और प्रमुख शिक्षा के जो केंद्र थे उससे संबंधित है। ये ऐसा टॉपिक है साथियों जो सामान्यतः पढ़ने में नहीं आता है। और पढ़ा कैसे जाता है, मतलब समग्र रूप से पढ़ा जाता है। कोई वैदिक काल के भी लिए जाते हैं, उत्तर वैदिक के भी, जैन बौद्ध, सारे जो प्राचीन काल का पूरा मतलब एक तरह से शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसको पढ़ा जाता है। तो इसमें अधिकांशतः देखा जाता है कि विद्यार्थियों की पकड़ जो है वो बन नहीं पाती है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये समझ भी विकसित नहीं हो पाती है। तो ये क्लास मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये मतलब एक कह सकते हैं कि एक पूरा मिलाकर एक मैटर मिलता नहीं है। तो ये क्लास जो है कुल मिलाकर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अपन विस्तृत रूप से इस पे समझेंगे, बात करेंगे और आगे आपको समस्या नहीं आएगी। कंसेप्ट यहीं से क्लियर होते हुए अपन आगे चलेंगे। तो साथियों, बिना समय को बिल्कुल भी व्यर्थ न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सीधी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, टॉपिक की हेडिंग है अपनी कि प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास और शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, जो मैंने इसमें नहीं लिखे क्योंकि वो अगली क्लास में आएगा इसलिए। अब देखो, सबसे पहले प्राचीन काल से संबंधित मैंने आपको बता दिया, बौद्ध काल भी है, जैन शिक्षा से संबंधित है, बौद्ध शिक्षा संबंधित है, हिंदू शिक्षा से संबंधित है। तो कुल मिलाकर प्राचीन काल में अपन सोचते ही अपने दिमाग में आते हैं ऋषि मुनि वगैरह, ये सारे दिमाग में क्या चीज आती है। बिल्कुल मैं आपको व्यवहारिक बात करूंगा कि दिमाग में अपने क्या आती है। प्राचीन काल कहते हैं, क्या दिमाग में आता है? कोई ऋषि है, किसी ऋषि का आश्रम है, ये चीज दिमाग में आती है और यही चीज अपन पढ़ेंगे भी। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल पर आधारित थी, ठीक है ना। अब ऋषि मुनि दिमाग में आते हैं, फिर गुरुकुल दिमाग में आते हैं, फिर अपने महाभारत और रामायण की जो अपने टीवी में देखे हुए एपिसोड है उनकी अपने सामने छवि चित्र आ जाते हैं कि हाँ, फिर चार अपने ये ज्यादातर तो ये देखने में आता है अपने राम जी और लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, ये शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, या फिर अपने महाभारत वाली स्टोरी दिमाग में आ जाती है। तो वो गुरुकुल पद्धति है और हकीकत वही गुरुकुल पद्धति थी। अब ये गुरुकुल पद्धति है, इसमें ज्यादातर क्या होता था कि आचार्य होते थे, गुरु होते थे, उनके आश्रम में उनको भेज दिया जाता था बच्चों को और वो वहां से शिक्षित होके पूरा शिक्षा ग्रहण करके और उसके बाद ही वो आते थे वहीं से। तो यही है, इस गुरुकुल पद्धति की मुख्य विशेषता ये रहती थी कि अधिकांशतः ये कैसी होती थी, निःशुल्क, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा होती थी। ज्यादातर इसके कोई शुल्क नहीं लिए जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आचार्य निःशुल्क ही पढ़ाते, कुछ आचार्य शुल्क भी लेते थे, जो अपन अगली स्लाइड में आचार्यों के वर्गीकरण देखेंगे कि कौन कौन से आचार्य क्या कहलाते थे। तो जीविकोपार्जन के लिए लेते थे, है ना, कोई टीवी फ्रिज एसी के लिए शुल्क नहीं लेते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लेके फटाफट अपने भव्य महल बना दे, इसलिए नहीं लेते। जीविकोपार्जन सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए लेते थे, वो था वहां पे। और मुझे जानकर बड़ी खुशी होती है कि ये पद्धति अब वापस थोड़ी सी देखने को मिली है, हालांकि इतनी ज्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जाता है, अच्छा लगता है देखकर। एक तो अपने आदरणीय सुभाष जी गुरुकुल चलाते हैं, हालांकि प्रभावित उनसे सभी लोग होते हैं, मैं भी देखता हूं और काफी अच्छा लगता है मुझे कि बिल्कुल या तो नॉर्मल फीस में या फिर बिल्कुल निःशुल्क भी वो करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि निःशुल्क प्लेटफॉर्म, जैसे अपनी भी क्लासेस रहती है वो निःशुल्क ही रहती है और मैंने सोच रखा है आगे भी मैं क्लासेस सारी की सारी निःशुल्क ही दूंगा, सब ऐसे ही। तो ये चीज जो है वो गुरुकुल पद्धति, लगता है ना कि अब वापस थोड़ी सी इसके प्रति भी रुझान आने लगा है, वापस से आने लगी है ये। तो ये अच्छा है, पढ़ने वालों को ये प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांशतः शिक्षा देखो निःशुल्क उपलब्ध होती थी, जो मैंने आपको बता दिया। गुरुकुल पद्धति जहां नाम आ जाता है वहां आप समझे कि यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। अब देखो, उपनिषदों के अंदर गुरुकुल के लिए आचार्य कुल शब्द प्रयुक्त हुआ है। आचार्य कुल इसलिए हुआ है, गुरु कह दो या आचार्य कह दो, बात एक ही है, लेकिन आचार्य भी अलग थे। अब गुरु के भी वो भेद आएंगे ना, वो मैं आगे बताता हूं आपको कि उनमें किस तरीके से गुरु के भेद होते हैं। चरक अलग थे, आचार्य अलग थे, ये सब बताऊंगा अभी, उपाध्याय अलग थे, ये आएंगे अभी, ठीक है ना। 16 संस्कार जो है, अब संस्कार हम 16 संस्कार यदि आपको याद नहीं है, हालांकि रीट की क्लासेस आपने देखी नहीं होगी और रीट की इस क्रमबद्ध से तरीके से नहीं चली थी, मैंने जो मोस्ट टॉपिक थे वो करवाए थे सारे। और वो जैसे संस्कृति के तो संस्कृति की प्लेलिस्ट में, इतिहास वाले इतिहास की, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी की, ऐसे प्लेलिस्ट बनाकर डाले हुए थे। क्लास नंबर वाइज और सिलेबस वाइज सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की अपने यही चलाई है अभी तक, क्योंकि ज्यादा समय हुआ नहीं है। तकरीबन अब इसी महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा, जो आपको बताऊंगा मैं कब होगा जो, ठीक है ना। तो 16 संस्कारों की इसकी ट्रिक भी बताई थी, गपुसी जाना नहीं हो चुक व्यू केस वियर,
और ये इतनी सी जो मैंने लाइन बोली है ना, एक सेंटेंस इतना सा है, सिर्फ 16 अक्षरों का सेंटेंस है और उसमें क्रमशः 16 संस्कार है। गपुसी जाना नहीं अचुक वी हुए केस वी ये आपके अभी है नहीं सिलेबस के अंदर, नहीं तो मैं पूरा ये वैदिक काल और ये सारा यदि होता ना तो मैं आपको वेद वेदांग उपनिषद सारे के सारे इस तरीके से ही पढ़ा था, आपको पढ़ाता और सिर्फ पढ़ाता नहीं आपके दिमाग में छाप देता। और वो वाली क्लासेस अभी भी रीट के विद्यार्थियों ने देखा, उनको बहुत फायदा हुआ था। तो ये जो है यदि आप चाहेंगे तो ऐसी कोई क्लास होगी अपने, मतलब एक अतिरिक्त कभी ऐसे जैसे डिजिटल बोर्ड आने वाला है अपने आ जाएगा, तो ऐसी अतिरिक्त कोई ऐसी क्लास होगी जिसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट सभी को फायदा हो, कुछ ऐसा भी साथ में आपके प्रयास करेंगे जिसमें आप सभी को फायदा होगा। अभी आप ये ध्यान रखें कि 16 संस्कारों में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से माना जाता है, ठीक है ना। आरंभ उपनयन संस्कार से, शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से माना जाता है। अभी आपके लिए पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भिन्न थी। अभी मैंने इसकी एक समानता बताई थी कि अब ये समानता होने जा रही है, लेकिन इससे भिन्न थी। किस प्रकार भिन्न थी? यही एक तो कारण है कि वहां पे ज्यादातर निःशुल्क चलती थी, अब ज्यादातर सशुल्क चलती है। दूसरी कारण क्या है कि वहां पे सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था और वास्तविकता के निकट थी। यानी अब क्या है, सैद्धांतिक यानी कि अपनी थ्योरी ज्यादा होती है ना। लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है अब उसके अंदर आपके इस व्यवहारिक ज्ञान को, स्किल्स डेवलपमेंट यानी कि कौशल वृद्धि, इन पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे व्यावसायिक शिक्षा को पहले से ही प्राथमिक स्तर से ही जोड़ने का प्रावधान है उसमें। तो अब वापस मैंने बताऊंगा कि अब जो वर्तमान दोनों के देखो तुलना करके चल रहे हैं, इससे समझ विकसित होती है, ठीक है ना। अब जो है अपनी ये इस पे वापस आ रही है धीरे धीरे, जो है पुरानी प्राचीन जो शिक्षा, अब ये पढ़ते हैं अपन किस लिए इतिहास, कि पिछली बातों से सीखा जाए, इसीलिए पढ़ते हैं, मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है ना। तो अब उनसे सीख लेकर वापस से उसकी जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण कर रहे हैं। एक भिन्न क्या था उसके अंदर और इसके अंदर, कि वहां पे जो शिक्षा थी वो पहले, जब बाद में तो उसमें सुधार हुआ, लेकिन पहले वैदिक काल में और उस समय द्विज को दी जाती थी। द्विज में यानी कि आपके चार, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें से शूद्र को इससे वंचित रखकर इन बाकी के 3 को दी जाती थी। अब यहां पर अपने समानता पूरी तरीके से, सभी को शिक्षा का बराबर अधिकार है। और शिक्षा मतलब मान लीजिए आप, जैसे ये अपने पेपर लीक वगैरह ये प्रकरण चलते हैं, तो व्यक्ति के विद्यार्थी, हालांकि ये सामान्य है और उसे लगता है कि मेरे सर पढ़ाई वेस्ट हो गई, ये वेस्ट नहीं होती कभी भी। हाँ, आपकी जैसे आपकी मेहनत है और आपको उसका फल जो है सही समय पर नहीं मिला, या मान लीजिए कोई रद्द होने के चांसेस होते हैं या रद्द हो जाती है तो उसका फल नहीं मिला, लेकिन आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है ना, आपने जितना पढ़ा है वो आपके अंदर हमेशा रहेगा और वो ज्ञान जो है आपको विद्वता की ओर ले जाएगा। तब आप ये वेस्ट जैसी बात नहीं होगी। हाँ, उसमें आपके जैसे एक तो होता है कैंसल और एक होता है पोस्टपोन, ये आपके थोड़ा सा मतलब आपकी सफलता पोस्टपोन हो गई, ये समझना, कैंसिल नहीं हुई है आपकी सफलता। ये तो आखिर में आपने जितना ज्ञान अर्जित किया उसके आधार पर आपको मिलके रहेगी, लेकिन ईश्वर भी आपकी कड़ी परीक्षा ले रहा है। मैं भी देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि इतनी भी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए ईश्वर को, कि जो मेहनत कर रहा है उसे समय पर यदि परिणाम मिले ना, समय पर उसे सही चीज मिलती है तो उसकी महत्वता उसके लिए ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये व्यवहारिक अधिक थी और वास्तविकता के निकट थी। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो सैद्धांतिक ज्यादा होती है और व्यवहारिक कम होती है, ठीक है ना। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है, यहाँ से पॉजिटिव चीज ये है इसकी यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो, शिक्षा अधिकांशतः कैसी होती थी, मौखिक होती थी और संस्कृत भाषा यहाँ पे मुख्यतः काम में ली जाती थी। लिपि में ब्राह्मी और फिर बाहरी विदेशी जो थे उनके प्रभाव से खरोष्टी लिपि भी आने लगी। अब संस्कृत होती थी और मौखिक में क्या है कि श्लोक होते थे, वो याद करवाए जाते थे, फिर उन्हें समझाया जाता था, सुनकर सीखा जाता, गुरु से सुनते थे फिर उन्हें याद करते थे। तो अधिकांश तक ऐसी होती थी, मौखिक होती थी। शिक्षा पर द्विज का अधिकार, इस पर मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या था, 4 वेद थे, 6 वेदांग थे। अब वेद जैसे कि अब मैंने बताया पहले जो रीड के समय क्लास डाली थी इसके पूरा बताया था, वेद उपवेद वगैरह सब, जैसे ऋग यजुषा अथर्व ऐसे याद करवाया था। ऋग यजु, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग यजु सामवेद और अथर्ववेद, फिर 6 वेदांग, वैश्विक अभियानी, छंद ज्योतिष, इस तरीके से याद करवाए थे ये भी, ठीक है ना। अभी आपके ये सिलेबस में ये चीज नहीं है,
नहीं तो मैं आपको ये यहाँ पे भी आपको याद करवा देता कि इसमें इस तरीके से याद करना है आपको, और ये हमेशा के लिए स्थायी स्मृति में चला जाएगा। 14 विधाएं, 18 शिल्प और 64 कलाएं इसमें शामिल थी। हालांकि ये जैसे वेद आ गया ना, वेद के अंदर ही बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के अंदर ये रखा जाता था। अब अपन बात करते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। इस समय जो शिक्षा दी जाती थी उसका मतलब क्या उनका मोटो रहता था, कि उनका उद्देश्य क्या रहता था, ठीक है ना। तो सबसे पहला उद्देश्य चरित्र निर्माण। यदि किसी व्यक्ति के पास में चरित्र नहीं है, वो चरित्रहीन है, तो मैं उसे उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक मानता हूं। चरित्र निर्माण जो सबसे पहली चीज वहां पे आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता था, ठीक है ना। ये मुख्य एक तो उद्देश्य रहता था। दूसरा क्या है, चरित्र निर्माण का कैसे आपको पता चलेगा? चरित्र निर्माण का पता तब चलता है, चरित्र निर्माण वैसे संस्कारों का परिचय होता है। अपन देखते हैं वर्तमान में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अधीर होते हैं, धैर्य खो देते हैं, और कई जगह कहीं मान लीजिए अपशब्द निकाल देते, गाली निकाल देते हैं, इसकी माँ का, काकी, काका, कहीं भी मतलब शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये चरित्र का परिचय है कि उनका चरित्र कैसा है, उन्होंने क्या सीखा है। यदि किसी ने अपशब्द सीखे हैं तभी वो अपशब्द निकाल सकता है। यदि उसने अपशब्द सीखे नहीं है, अच्छी बातें सीखी है, तो वो चाह कर भी अपशब्द नहीं निकाल सकता, है ना। तो ये चरित्र निर्माण होता है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थी के अंदर चरित्र, धैर्य, सहनशीलता, संयम और सही समय पर सही डिसीजन लेने मतलब निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तब वो विद्यार्थी बिल्कुल सफल होगा। तो ये चीज है। अब देखो सर्वांगीण विकास, ये जैसे गांधी जी कहते हैं सर्वांगीण विकास से संबंधित, शिक्षा का संबंधित, तो ये सर्वांगीण विकास यानी कि सिर्फ पढ़ने में नहीं, उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, सब तरह से उसका विकास होना चाहिए, ये टारगेट था, ठीक है ना। नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, उसके कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति सिर्फ अपना जैसे स्वार्थ, यदि कोई स्वार्थ से अभिभूत होकर सोचता है तो वो उसका कर्तव्य नहीं। नागरिक और सामाजिक यानी अपने साथ समाज का भी उत्थान करे, है ना। तो ये चीजों को वहां पे विकसित करना। सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि, समाज के अंदर रहते हैं तो सामाजिक सुख और कौशल यानी स्किल्स जो है उसकी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में संस्कृति का संरक्षण और निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार। निष्ठा कैसे कि मतलब उसके अंदर कोई भी काम करने की निष्ठा होनी चाहिए, कि जब उसने ये कोई भी काम कर रहा है तो उसके प्रति उसका समर्पण होना चाहिए, पूरी तरीके से निष्ठा से करना चाहिए। वैसे अभी बताऊंगा आगे, स्टूडेंट में नैष्टिक कहा जाता था इन्हें, अभी बताऊंगा, इसको भी समझाऊंगा आगे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब कई विद्यार्थी जो है इसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कैसे करते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार जब नजर मारी हुई होती ना कि हाँ ये चीज थी, तब अपने वहां पे जो है, क्योंकि ये कैसे प्रश्न आते हैं, ये वाले प्रश्न आते हैं ना, वो समझ पे आधारित आते हैं, ये फैक्चुअल नहीं आते हैं, ये समझ पर आधारित आते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहा होगा, इस तरीके से आ जाते हैं। तो एक बार नजर मारकर इसको पढ़ लिया है तो फिर बाद में अपन समझ पर आधारित प्रश्नों को करने की समझ अपने अंदर भी विकसित हो जाती है। अब देखो मत्स्य पुराण के अंदर आचार्य को ब्रह्मा का स्वरूप बताया है, मत्स्य पुराण के अंदर, ठीक है ना। अब आचार्य यानी कि गुरु जो है पिता से भी उच्च, ठीक है ना, गुरु को बताया है। अब आज के विद्यार्थियों में और देखो अब तुलना करके, हालांकि सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। आज भी जैसे मैं मेरी बात करूं, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं ना, तो मतलब गाड़ी अभी खड़ी नहीं की, उससे पहले विद्यार्थी लाइन लगा के खड़े होते हैं कि कब सर उतरे और कब उनके भोग लगाए हम। तो मतलब दिल खुश होता है कि इनको हमने कम से कम अच्छे संस्कार दिए, इनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, जो ये पीढ़ी अच्छी तैयार हो रही है ना। तो ये चीज होती है कि गुरु क्या है, आखिर में गुरु कोई ऐसे कोई है तो नहीं कि अरे यार मैं गुरु, कोई कौन है, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने आप में गुरु है, यदि वो खुद से ही सीख ले तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये चीजें कहां से आती है, ये आती है आपके चरित्र से। आपका चरित्र कैसा निर्मित हो रहा है, कैसा निर्माण आपके चरित्र का हुआ है, कैसे आपके संस्कार है, ये जो है वहां गुरुकुल पद्धति, जो प्राचीन शिक्षा जो दी जाती थी प्राचीन काल में, उनका ये उद्देश्य रहता था। मेरे हिसाब से ये चीज आपके समझ में आ गई, इसमें कहीं भी कोई ट्रिक विक की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीजें हैं और एक दो बार इन पर नजर मारनी है, बस इतना ही है।
लेकिन ये नोट्स के रूप में आपको लिखने जरूर है, ताकि हमेशा इसमें से कहीं छोटे बड़े प्रश्न आ जाए तो आपके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और हमेशा के लिए जो बिखरा हुआ ज्ञान है वो एक समेट कर आपके पास में एक तरीके से आ जाए। तो अभी इसकी इस स्लाइड के नोट्स बना लो और अपन चलते हैं फिर अगली स्लाइड पर। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक तो गुरु कितने प्रकार के माने गए, कितने क्या क्या अलग अलग गुरुओं की क्या कैटेगरी होती थी, और एक शिष्य कौन कौन से होते थे। और ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले पढ़े हुए नहीं होते, तो इसलिए क्या है, पढ़ने में रुचि भी अच्छी पैदा होती है। अब देखिए, बात करते हैं अपन प्राचीन काल में शिक्षकों के प्रकार, गुरु कह दो चाहे शिक्षक कह दो, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहला अपन आचार्य पढ़ते हैं। आचार्य, बार बार आचार्य शब्द आता है। आचार्य वे गुरु होते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क पढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क। अब बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं यानी कि इनका फिर खर्चा कैसे चलता होगा, ऐसे दिमाग में आता है ना। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं तो दान दक्षिणा से चलता था, कई गांव मिलते थे दान, वहां से जो इनकम होती थी उनसे चलता था, यानी कि छात्रों से और विद्यार्थियों से पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके पास में एक चीज आ जाती थी जिससे वो अपना वहन कर सकते थे पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये चलता था। उपाध्याय दूसरे तरह के, वे गुरु जो जीविकोपार्जन से मतलब आपको क्लियर कर देना है कि सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं, उसमें शौक मौज नहीं आते हैं, ठीक है ना, बता दियो थाने, एसी टीवी कूलर ए वास्ते इन वास्ते कोई को नहीं है, ए सिर्फ और सिर्फ अपनी जीविका चलाने वास्ते जितो शुल्क हो तो बे लेता है, लिमिटेड, बिल्कुल ही निःशुल्क, और फिर ये लिमिटेड शुल्क लेते थे, ठीक है ना। तो ये शुल्क था, है ना, भारी भरकम कोई फीसा को नहीं, 10,000 15,000 ऐसी कोई फीस को नहीं, ठीक है। चरक कहते थे विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर, ये क्या करते, विभिन्न स्थानों पर घूमते और सिलेक्ट करते, बच्चों को चयन करते कि हाँ ये है, इनको फिर शिक्षा देनी है, वो कहलाते थे चरक। समझ गए ना, चरक, चर यानी चलता रहता है जो, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चरक कहते थे जो विद्यार्थियों को छांट छांट के फिर शिक्षा देते थे। फिर आ जाते हैं भट्ट, ये एक तरह की उपाधि होती जो परम विद्वान गुरु होता था उसको दी जाने वाली उपाधि होती थी भट्ट, ठीक है ना। अब देखो, आचार्यों को जो दान में मिला गांव होता था, अभी मैंने आपको बताया कि गांव वगैरह दान में मिलते थे, वो गांव जो दान में मिला गांव होता था वो अग्रहार कहलाता था, ठीक है ना। अब ये जैसे आपके अग्रहार, ब्रह्मदेव, ये वैसे मौर्य काल, गुप्त काल में भी पढ़ने में आते हैं। आप यहाँ पे इतना ध्यान रख लें कि आचार्य को दान में मिला गांव अग्रहार होता था। कुछ ज्ञान को जो कंठस्थ करवाने की विधाएं होती थी अलग अलग, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखें, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ और घन पाठ, ये एक तरह के अलग तरीके होते थे, एक जिनसे इनको अलग अलग तरीके से याद करवाया जाता था, कंठस्थ करवाया जाता था। तो ये थोड़े से चार आप ध्यान में रख लेना। अब इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या होता था, इतना अंदर आपके सिलेबस में कोई घुसेगा नहीं, और इतना अंदर डीप में जाकर बस ये नाम जरूर याद रखना, ताकि यदि ऐसे प्रश्न आ जाए कि क्रम पाठ, घन पाठ, जटा पाठ आदि क्या थे, फिर उसमें ऑप्शन अलग अलग आ जाए तो आपको ध्यान रहे कि हाँ सर ने बताया था कि ये कंठस्थ करवाने की विधाएं थी। अब देखो, विद्यार्थियों के प्रकार, हम थाने मजो आए, ठीक है ना। विद्यार्थियों के प्रकार कौन से, आप कौन से वाले में आते हो देख लेना, ठीक है ना। अब देखो, नैष्टिक शब्द ही निष्ठा से बना है, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से निष्ठा के साथ में जो जीवन भर शिक्षा अर्जन के लिए समर्पित रहता है। तो नैष्टिक में कैसे याद रखोगे, पूरी निष्ठा के साथ में जीवन भर शिक्षा अर्जन के लिए समर्पित रहता है, वो कहलाता है नैष्टिक। उपकुर्वाण यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो जाता है तब गुरु दक्षिणा देकर फिर वापस लौट जाता है, वो शिष्य कहलाता है उपकुर्वाण, ठीक है ना। जब तक पढ़ रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम तक, ये तो पता ही होगा आपको, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, आश्रम तो पता होंगे वैसे, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये पता होने चाहिए। अब इनमें कोई नहीं कह सके सर मैं तो साइंस वाला हूं, मान तो ध्यान ही को नहीं, अरे भैया साइंस वाले हो या कोई भी हो, ये चीजें जो है आपको मतलब वहां से पुराना ज्ञान मिला है, ये संस्कृति का ज्ञान है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में ही होती है, और नहीं है तो होनी चाहिए। अब ये जो है ब्रह्मचर्याश्रम पूरा करके गुरु दक्षिणा देते और लौट जाते थे। फिर अंतेवासी कौन होते थे, जो गुरुकुल में ही निवास करते थे, गुरुकुल में ही निवास करना, अंतेवासी यानी वहीं पे वास कर लिया उन्होंने, ऐसे ध्यान रख लेना, तो वे कहलाते थे अंतेवासी, ठीक है। तीर्थकार, ए बड़ा बेटा उस्ताद है ना, ए उस्ताद क्या है,
कि एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास जाने वाले, और ये वर्तमान में बहुत पाए जाते हैं ये विद्यार्थी। ए गुरुजी बढ़िया कौन, बे गुरुजी बढ़िया है, बस बान 2-4 क्लास, ए बढ़िया कौन, बे बढ़िया है, फिर वापस ऐसे घूम फिर के ये अच्छे नहीं वो अच्छे, अरे ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, पहले अपन अच्छे बनो। सबसे बढ़िया बात है, आप भले तो जग भला ऐसे ही नहीं बना है, नहीं अपन अच्छे हैं, अपना नजरिया अच्छा है, अपनी समझ अच्छी है, अपने पढ़ने का तरीका अच्छा है, अपनी निष्ठा अच्छी है, तो सब अच्छा लगेगा। अरे अपने ही मतलब टिकते ही नहीं है और बस गए गुरुजी बढ़िया अब बे बढ़िया है, यानी 2-4 क्लास बे, अरे यार ये भी सही, वो अच्छे हैं। फिर ऐसे विद्यार्थी क्या है, ऐसे विद्यार्थी सफल कम होते हैं। हाँ कटु है लेकिन सत्य है। क्यों? क्योंकि वो मतलब पैरों में चक्री लगी हुई है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, स्थायित्व है नहीं। जिसके अंदर स्थायित्व नहीं है वो विद्यार्थी फिर देखो, रीट आई तो रीट की तैयारी करने लग गया, सेकंड ग्रेड आई सेकंड ग्रेड की करने लग गया, फर्स्ट ग्रेड आई फर्स्ट ग्रेड की करने लग गया, बीच में ग्राम विकास अधिकारी आई उसमें पड़ गया, फिर पटवारी आई उसमें पड़ गया, कांस्टेबल में पड़ गया, ग्रुप डी में पड़ गया। अब बताओ इतने चक्कर काटने वाला कैसे एक में सक्सेस होगा? और एक ही विद्यार्थी, बस एक टारगेट है कि शिक्षक भर्ती, मान लीजिए शिक्षक भर्ती, मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड नहीं कहता, एक ही टारगेट है कि शिक्षक भर्ती, मेहनत करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, आखिर में उसको सफलता मिलेगी। अब 17 घरों के पानी पीने वाला वो, इसमें आपको मैं संदेश दे रहा हूं, एक ध्यान रख लेना, ये इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ो किसी और से नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं कहूंगा। पढ़ना चाहिए सभी अलग अलग, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य एक लिया है ना, कुल मिलाकर मैं जिस बात को कह रहा हूं उसे समझना कि लक्ष्य एक निर्धारित किया, उसे कम से कम चेंज मत करना, चाहे कहीं से पढ़ो कैसे पढ़ो, पढ़ना जरूर, और जो लक्ष्य लिया है उसको बार बार बदलना मत, दोस्त और पोस्ट देखकर अपने लक्ष्य को मत बदलना, ये चीज है, ठीक है ना। बाकी अब तो क्या है, आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे हैं। चलिए मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, कोई और शिक्षक अच्छा पढ़ा लेगा, कोई और शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहा और तीसरा अच्छा पढ़ा लेगा, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन लक्ष्य जो है वो आपको एक ही निर्धारित करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रारंभिक शिक्षक जो होते थे, प्रारंभिक जो मतलब स्टार्ट से छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले, वो कहलाते थे आपके द्वारकाचार्य, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर होगी, ये चीजें आपके समझ में भी आ गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके 4 तरह के तो आपको विद्यार्थी पता चल गए और गुरु पता चल गए, ठीक है, आचार्य, उपाध्याय, चरक और ये उपाधि भट्ट, ठीक है, ये पता चल गए। अब आसानी हो जाएगी आपको इसको समझने की, ठीक है। अब इसे नोट करो जल्दी से, फटाफट, एक स्लाइड और देनी है आपको, फटाफट नोट करो, क्योंकि आज मुझे भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना है, तो वैसे मैं आपको तक्षशिला भी करवा देता आज, लेकिन क्लास लेने आने से पहले अब क्योंकि पिछले 3-4 सामाजिक कार्यक्रम में आप लोगों के लिए ही वहां नहीं जा पाया, रद्द कर दिए थे, आज जाना बहुत जरूरी है, इसलिए अब एक स्लाइड और दूंगा, उसके बाद में मुझे अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने जाना है। अभी अपन ने इसमें शिक्षा में पढ़ा था, तो ये भी जरूरी है साथ साथ, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी फटाफट। साथियों आ गए हैं वापस अगली स्लाइड पर। इस क्लास की ये अंतिम स्लाइड होगी, क्योंकि मैंने कारण बता दिया है, ठीक है ना, नहीं तो एक और स्लाइड दे देते और 40-45 मिनट की क्लास कर देते, लेकिन आज ये संभव नहीं हो पाएगा। और वैसे भी अब आपके डिजिटल बोर्ड आने वाला है, तो वैसे कोर्स तो जल्दी कवर हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक आपके क्लास का टाइम भी बढ़ जाता है, मैटर भी ज्यादा कवर होगा, नोट्स भी बढ़िया तरीके से बनेंगे और इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर। प्राचीन काल में प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं जो थी वो लिपिशाला कहलाती थी। क्या कहलाती थी? लिपिशाला, ठीक है ना, क्योंकि वहां से देखो लिपि का ज्ञान, भाषा का ज्ञान शुरू हो जाता था, तो लिपिशाला कहलाती थी। यही उच्च शिक्षण संस्थाएं क्या कहलाती थी? घटिका कहलाती थी। ऐसे याद रख लेना एक मतलब सामान्य कंसेप्ट के लिए कि स्कूल है लिपिशाला और कॉलेज घटिका। वैसे प्रारंभिक शिक्षा और यहाँ पे उच्च शिक्षा, ठीक है ना, आखिर में बात वहीं की वहीं है, ठीक है। याज्ञवल्क्य के अनुसार विद्यार्थी के ऊपरी वस्त्र तो होने चाहिए थे मृगचर्म के और अधो वस्त्र होने चाहिए थे सन या ऊन के। मृगचर्म समझते हो, मृग भी समझते हो, चर्म भी समझते हो। क्यों? अब कोई कहता है कि गुरुजी मैं तो कौन समझा, तो भाई फर्स्ट ग्रेड तैयारी कौन करनी चाहिए, क्योंकि इतना भी मतलब समझ आपकी अभी तक यहां तक विकसित नहीं हुई है, तब आपको इसके अलावा पहले समझ विकसित करनी है, उसके बाद में इसकी, क्योंकि यहाँ पे आप गजेटेड पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतनी समझ पहले विकसित आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बुद्धकालीन शिक्षा जो होती थी उसके 3 प्रमुख लक्षण बताए गए, चारित्रिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास, ठीक है।
यही वैसे अपन ने पढ़ लिया है इस चीज को अभी इससे पहले वाली स्लाइड्स में कि ये उद्देश्य इनके होते थे। तो ये भी थोड़ा सा आप विशेष यहाँ पे 3 बताए स्पेशली, चारित्रिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ठीक है ना। अब देखो प्राचीन काल में नारी शिक्षा, नारियों की शिक्षा के भी उल्लेख मिले हैं। अब कई जगह ऐसे भी हैं, कई विद्वान ऐसे भी जिन्होंने ये उल्लेख किया है कि मतलब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, है ना। और ऐसे कई ग्रंथ में लिखे हुए मिलेंगे, मैं ज्यादा अंदर नहीं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि आप इसमें फिर बाद में कंफ्यूज होगा किसके अनुसार कहा है ये, किसके अनुसार नहीं, क्योंकि ये विशेष रूप से जो इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास से ही फर्स्ट ग्रेड देंगे, उनके काम की चीज है। और उन्हें तो स्पेशली पढ़ना है ऋग्वेद के अनुसार क्या है, अथर्ववेद के अनुसार क्या है, किसके अंदर क्या कहा गया है, कौन सी स्मृति, कौन से उपनिषद, ये सारे उनको पढ़नी पड़ेगी ये चीजें। लेकिन आप जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी सभी कर रहे हैं, उनके लिए आपको इतना ध्यान रख लेना है कि नारी शिक्षा के उल्लेख भी मिले हैं। जैसे कैसे पता चलेगा कि नारी शिक्षा भी होती थी, तो ऐसे पता चलेगा साथियों कि वैदिक कालीन विदुषियों के नाम मिले। विदुषी है, एक तो विद्वान और एक विदुषी। विदुषी है यानी उसको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिला है, कहीं ना कहीं से शिक्षा मिली है, तो इसी से प्रमाणित होता है कि वहां पे जो है इनको शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अब देखो वैदिक कालीन विदुषियों के नाम कैसे याद रखें, उसकी मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। और ट्रिक बिल्कुल आसान है, अपनी सी कवि गोलो, अपनी सी कवि गोलो, अपनी सी कवि गोलो, बस इतना सा याद रखना है। अब देखो अपाला, ठीक है, अपाला, निवावरी, निवावरी, शिक्ता, शिक्ता, कक्षावरी, चलो थोड़ा सा ही कर देता हूं, कक्षावरी, ठीक है, विश्व आरा, घोषा और लोपामुद्रा, ठीक है। ये सारी की सारी वैदिक कालीन विदुषियां थी। अब देखो इतने सारे नाम हैं और एक इतने सी सेंटेंस में आपके कवर हो गए, अपनी सी कवि गोलो, अपाला, शिक्ता, निवावरी, कक्षावरी, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा। अब इसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में भी गार्गी और मैत्रेयी ऐसी विदुषियां हुई जिन्हें आज भी याद किया जाता है। गार्गी पुरस्कार आपने सुना ही होगा। अच्छा, गार्गी पुरस्कार अब आज के दिन में आपको पढ़ा रहा हूं और आज के दिन आपको बताना है कमेंट में कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, ठीक है ना, ये चीज बतानी है आपको। अब देखो ये बता दिया। अब स्त्रियां भी 2 तरह की मानी गई, एक तो सद्योवधू कहलाई और एक ब्रह्मवादिनी कहलाई। अब चूंकि आप मेरी क्लास देखते हो, उसका एक कारण यह भी है कि आपको इस क्लास में जब भी जो भी पढ़ते हो तो वो हाथों हाथ याद हो जाता है, किसी तरीके से रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और वही चीज मैं आपको इसमें याद भी करवाऊंगा और आपके कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सद्योवधू वे स्त्रियां होती थी, वे महिलाएं होती थी, नारियां होती थी जो विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करती। ये तो सीधा सा आप कहीं भी लिखा हुआ पढ़ोगे पढ़ लोगे, लेकिन इसे ज्यादा लंबे समय तक याद कैसे रखें। सद्योवधू, विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण। वधु किने कहे, कहा सर हमें दिमाग में आयो कि वधु बनने तक शिक्षा लेनी है, ठीक है ना, वधु बनने तक शिक्षा। इस तरीके से याद रखना है आपको कि वधु बनने तक जो शिक्षा लेती है वो सद्योवधू कहलाती है। ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मचारी आश्रम को पालन कौन करे, ब्रह्मचर्य यानी कि जो विवाह नहीं करेगा, ठीक है ना, इसने तो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है तो वो विवाह नहीं करेगा। तो ये स्त्रियां विवाह नहीं करती थी जीवन पर्यंत, फिर विवाह नहीं किया तो जीवन पर्यंत क्या है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्पित रहती थी। तो यहां से देखो सीधा ही आपके कंफ्यूजन खत्म हो गया। जैसे ही मैंने वधु पर आपका ध्यान दिलवाया तो आपके दिमाग में मेंटोस बत्ती जला दी कि हाँ वधु बनने तक जो है शिक्षा ग्रहण की जाए, वह सद्योवधू, बस खत्म झंझटी। और ब्रह्मवादिनी फिर वापस ये। तो ये तरीका है याद करने का, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये भी तरीका है याद करने का जो आपको बता दिया, वैदिक कालीन स्त्रियां और ये यहाँ पे ये चीज। तो ये तो था मतलब अभी तक विकास किस तरीके से चला है शिक्षा का, वो है। अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, शिक्षा के केंद्र पढ़ेंगे अलग अलग, जिसमें हिंदू शिक्षा के केंद्र, बौद्ध शिक्षा के केंद्र, कई जो है बौद्ध और हिंदू दोनों वहां पे शिक्षा दी जाती है, जैन शिक्षा के केंद्र, ये केंद्र। इसमें मतलब वो उत्खनन करके पता लगाए गए प्राचीन काल में, जैसे तक्षशिला है, नालंदा, विक्रमपुरी, अदेंतपुरी, काशी, वाराणसी, बहुत सारे मतलब शिक्षा के केंद्र, वल्लभी वगैरह खूब है।
तो वो सारी चीजें पढ़नी है और उनमें से मुख्य मुख्य चीजें अपन वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास के नोट्स बनाएंगे और इन्हें यहां तक की जितनी क्लासें हो गई वो अभी मतलब आपने यदि तैयारी शुरू की है ना, बहुत सही समय पे उचित समय पर की है, क्योंकि अभी देखो वैकेंसी आई नहीं है। और इसे मैं कहता हूं शांति काल। शांति काल में जो तैयारी करता है वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को यदि ध्यान में रखकर बिना विचलित हुए चलता है, उसे अपनी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो हर हाल में मंजिल को प्राप्त करके रहेगा। क्यों? आप शांति काल में पढ़ रहे हो, आप भगदड़ में नहीं पढ़ रहे हो। आपने शांति काल में तैयारी शुरू कर दी है। अब जब तक वैकेंसी आएगी ना, आपका काफी परसेंट कोर्स पूरा हो चुका होगा। फिर क्या करना होगा? वैकेंसी आए, आपके फॉर्म फिल करोगे, तब तक आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। हाँ, अपना सब्जेक्ट साथ में पढ़ते रहना, ये जरूर कहूंगा, सिर्फ फर्स्ट पेपर के भरोसे मत रहना। तब तक क्या करोगे? आप पूरा कोर्स कवर कर लोगे। और जब भगदड़ में लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब आपके रिवीजन चल रहा होगा। तो आपके लिए ये शांति काल मतलब उस समय भी चलता रहेगा, क्यों? आपके दिमाग में एक स्थायित्व आ जाएगा, आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं, मुझे अब रिवीजन करना है। आप प्रैक्टिस कर सकोगे, अभ्यास कर सकोगे, उससे आपकी गलतियों का पता चलेगा, वहीं पे सुधार करना होगा। और इस तरीके से तैयारी का एक मतलब इतना अच्छा लेवल बन जाएगा। अभी ये जो है ना, आप नींव भर रहे हो, आधार तैयार कर रहे हो, इस पर इमारत खड़ी होगी वैकेंसी आने के बाद। फिर आपकी शानदार तैयारी मतलब इतनी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन इस समय आपको चाहिए नियमितता, बिना विचलन के, किसी तरह की कोई खबरों से विचलित हुए बिना आपको सिर्फ अपना टारगेट रखना है और नियमितता बना के रखनी है। निरंतरता, नियमितता रखोगे, 100% लिख के ले लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस एक निश्चित जो है सिटिंग प्लान होना चाहिए, सिटिंग पावर बढ़ाइए और उसके हिसाब से तैयारी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और रिवीजन भी साथ साथ करते रहना। बस यही है, शांति काल का उपयोग लें और बढ़िया तरीके से जुटे रहें, कहीं किसी की बातों में नहीं आना है। एक टारगेट पकड़ लिया, उसे चलते रहो, बस आखिर में मंजिल मिलेगी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। अब तब तक आप नोट्स बना लो, अपन मिलेंगे अगली क्लास में वही प्रमुख शिक्षा के केंद्रों के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।